इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च के चेयरमैन डॉक्टर बजाज, मेंबर सेक्रेटरी आईसीएसआर प्रोफेसर धनंजय सिंह, श्री डॉक्टर आशीष जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मेरे परिचय में बहुत से बातें कही गई है, सब सही है ऐसा कहूँगा तो मेरे साथ अन्याय होगा और झूठ है कहूँगा तो उनके साथ अन्याय होगा। मैं कोई इतना विद्वान भी नहीं हूँ, ना मैं इंजीनियर हूँ और बहुत कॉमन मीडिया होकर व्यक्ति हूँ। मुझे याद है 75 में महेश जी बैठे हैं, इमरजेंसी लग गई, मैं स्कूल में था 11th क्लास में, तो मालूम नहीं उस समय मैं जेपी आंदोलन में हम लोग विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, तो मैं जुड़ गया। तो मेरी बहुत इच्छा थी इंजीनियर बनने की, पर मुझे हमारे यहाँ एक साइकिल स्टाइल मशीन रहती थी उस समय, एक बापू महाशब्द करके पुराने बहुत कार्यकर्ता थे, तो उनके यहाँ मैं रोज 3 घंटे जाके वो घुमा के वो पॉम्पलेट तैयार करके बांटने का काम करता था। वही अनेक दिनों तक चलता रहा। परिणाम ये हुआ कि मेरा मैट्रिक का परसेंटेज 52% मिला, क्योंकि मेरा ध्यान इमरजेंसी के खिलाफ था। तो मुझे 49.26% साइंस ग्रुप में मिला और मैं डिस्क्वालीफाई हो गया इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए। अब योगायोग से मुझे 6 डिलीट मिली है, तो मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है कि मैं तो इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई होकर आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो लोगों को लगता है कि मैं इंजीनियर हूं, ऐसा एक मिसकंसेप्शन है। पहली बात तो ऐसी है कि आप सब सुबुद्ध विचार करने वाले लोग हैं। हमारी ये अमृत काल में जाते समय सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो 47 के पहले और 47 के बाद हमारे देश की इकोनॉमिक सोच दी थी, उसमें क्या बदलाव हुआ है। 47 के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तो 3 बातों का इकोनॉमिक थिंकिंग हमारे ऊपर छाया हुआ था। एक था साम्यवाद, दूसरा था समाजवाद और तीसरा था पूंजीवाद। जो साम्यवाद की हालत क्या होगी आज हमारे कम्युनिस्ट विचारधारा की, आप जानते हैं कि रशिया ने लाल झंडा केवल रखा है, चीन ने, और बाकी सब बदल गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते चीन के वहां के पोलिट ब्यूरो के अध्यक्ष ने, पार्टी के अध्यक्ष ने मुझे आमंत्रित किया था, मैं एक डेलीगेशन लेके गया था। तो मैंने उनको पूछा कि आपके पास केवल कम्युनिस्ट विचारधारा का लाल झंडा ही दिखता है, बाकी सब बातें आप बदल गए, ये कैसे हुआ? बोले हमको इतना ही मालूम है कि देश के इंटरेस्ट में क्या है, वो हमको करना है। तो पहली बात, कम्युनिस्ट विचार को लेकर जो चल रहे थे वर्ग विग्रह की संघर्ष की पूरी बातें आपको पता है, वो काल के पटल पर सब उसका आज क्या स्थिति आपको पता है। जो समाजवादी थे उनकी स्थिति संयुक्त समाजवादी, प्रजा समाजवादी, डॉक्टर लोहिया जी ने बहुत स्टॉलवर्ड नेता थे, पर समाजवाद भी हमारी समस्याओं का जवाब नहीं दे पाया, वो भी आज उनका रिलीवेंस नहीं रहा। तीसरी बात, जो पूंजीवाद था, जो विशेष रूप से कैपिटलिस्ट थिंकिंग के थे, उनकी बातों में भी पार्टियां थी, विचारधारा थी, अमेरिका की लिबरल इकोनॉमी, उसका वो प्रचार करते थे, वो भी लगभग आज हम स्वीकार नहीं कर रहे, उसका भी रिलीवेंस चला गया। तो प्रश्न ये आता है कि ये 75 साल के इतिहास में सबसे बड़ी बात है कि हम किस इकोनॉमिक सोच से आगे की विजन पे काम करने वाले हैं। मैं इसलिए आपको ये याद कर रहा हूं कि मैं जब 95-2000 में मुंबई में मंत्री था और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर देश का पहला बीओटी रोड बनाया, फ्लाईओवर बनाया, तो मुझे अक्सर एडिटोरियल लिखते थे, लोग कहते थे कि विधानमंडल में पूछते थे कि ये भी रोड अगर बीओटी पे बना रहे तो सरकार भी क्यों नहीं देते हो। तो सरकार के अलावा कोई काम करता, ये बात लोग डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। और इसलिए आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी और पार्टी की विशेषता है कि हमारी जो 3 इंपॉर्टेंट थिंकिंग पॉलिसीज है, उसमें पहली है नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद के साथ राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, राष्ट्र सर्वोपरि है, सुरक्षा से लेकर समृद्धि संपन्नता तक। तो दूसरी बात जो थी वो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, कि हमें अगर परिवर्तन करना है, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो हमें बड़े प्रमाण पर गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट का विचार करना होगा। एंड थर्ड थिंग, जो हमारा उद्देश्य था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है
और उद्दिष्ट जो हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन था वो अंत्योदय का था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस चिंतन में जो कहा कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसको हम परमेश्वर मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहे, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। अब मुझे ये लगता है कि जब उस व्यक्ति का कल्याण करना है तो कल्याण करना है वो कैसा हो सकता है, उसके अभी तक के ये 3 इकोनॉमिक अप्रोच जिसका मैंने रेफरेंस दिया था। अब आप जैसे लोगों को भी ये सोचना होगा, हम लोगों ने जो प्रयोग किए उसके परिणाम को सोचकर फिर 75 साल का मूल्यांकन होगा तो वो हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। पहली बात तो ऐसी है कि सरकार के पास जो फंड्स होते हैं उसकी मर्यादा होती है, और इसलिए जो मॉडल हमको तैयार करने चाहिए वो हमारी इकोनॉमिक सोच में लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी ये रहनी चाहिए। पर जो केंद्र बिंदु होता है वो आखिरी व्यक्ति, गांव, गरीब, मजदूर और किसान, उसकी प्रगति और विकास कैसे हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसा हो, और विशेष रूप से उसको किस प्रकार से हम, जो आजकल जिसकी चर्चा होती है हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसका भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में कहा था, मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके आधार पर इस दरिद्र नारायण को, जिसको मोदी जी के हमारे इसमें गरीब कल्याण योजना कहते हैं, उसके आधार पर उनके जीवन में सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी। उद्दिष्ट वही है कि जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो आखिरी पायदान पर खड़ा है, उसको सस्टेनेबल जीवन कैसे मिले और उसकी दिशा से हम जाए, ये इसका विचार है। और टेक्नोलॉजी और इस भाव का विचार होता है तो मेरा सबसे अच्छा अनुभव था, अभी बहुत टनेल रोड के बारे में चर्चा होती है तो मुझे जब कोई पूछता है कि तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ, तो मैं बोलता हूं कि मैं जब मंत्री बना तो 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे, और मैं अपने बचपन में जब ये रिक्शा में बैठा था मेरी बहन, माँ सबके साथ, तो 4-4 लोग बैठते थे। और हमारे यहाँ कार्यालय के सामने, हमारे बीजेपी कार्यालय, तिलक जनसंघ का कार्यालय था, उसके सामने एक ऐसा चढ़ाव था, तो उठ के वो जब खींचता था तो उसके पसीना निकलता था, देखते हुए बड़ा आंखों में आंसू आते थे। तो मुझे लगता था ये कैसी प्रथा है। जब मैं कलकत्ता गया तो उससे भी बुरा था, आदमी आदमी को धोने का काम करता था। तो 2014 में आने के बाद मैंने पहला काम किया कि मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ट लाया, और मैंने निर्णय किए कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो एक्सल है, चक्के है स्कूटर के, इसको लगा के असेंबल कर सकता है। तो मेरे ऊपर सब कंपनी वालों ने कोर्ट केस डाली, सुप्रीम कोर्ट में केस गई। तो मैंने उनको एक रेफरेंस दिया कि देखो, गांधी जी ने कहा था कि गरीब के हित के लिए जब काम करना होगा तो एक आधे बार नियम के बाजू जाकर भी करना होगा तो करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीते, और आज 1 करोड़ लोग जो साइकिल रिक्शा या लोगों को धोने का काम करते थे, जो 1 क्विंटल का बोरा पीठ पर रखकर चलते थे, वो प्रथा बंद हो गई, और आज सब जगह पर मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा चलता है, ई कार्ट चलता है। अब उसमें इतना रिवोल्यूशन हुआ है कि आजकल वो बड़े बड़े कंपनी अमेजॉन से लेकर सब ई कार्ट पे अभी शिफ्ट हो गए, और वो शोषण था एक प्रकार से, मानवीय शोषण, जिसके लिए लोहिया जी कहते थे कि मैं कभी जिंदगी भर ये रिक्शा में नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि जिस दिन ये रिक्शा सही में इसका विकल्प हो जाएगा वो देश का सुनहरा दिन होगा। और मैंने ये जब बिल पार्लियामेंट में डाला था तो मुलायम सिंह यादव जी का बहुत अच्छा भाषण हुआ था, और उन्होंने पूरे लोहिया जी की यादें बताकर ये पूरा वर्णन किया था, मुझे भी मालूम नहीं था, और उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि आज पूरे इसके कारण, और उसके बाद आगे और ये हुआ है कि अभी मैंने नियम बनाए, बदल दिए, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, तो महिलाएं अभी रिक्शा चला रही है। अब देश में लाखों महिलाएं रिक्शा चला रही है। दूसरी बात, फिर मुझे दिव्यांग, अभी मैंने हमारे शहर में 200 दिव्यांगों को, फिर उसमें भी सरकार में कानून तो बनते ही है, तो दिव्यांगों को मना कर दिया लाइसेंस देने के लिए। फिर मैंने बैठा और मैंने कहा इसका दुरुस्ती करो कि जिसका पैर अच्छा है, जो ब्रेक दबा सकता है, बाकी उसमें कोई भी व्यंग हो और आंखें की साइट अच्छी हो, उसको परमिशन दो। अब परसों मैंने 200 लोगों को परमिशन मिली, दिव्यांगों को, और अब देश में मिल रही है।
और ये जो ई रिक्शा वाला है, इसको कम से कम आज 1000 रुपये रोज तो मिलता है, कम नहीं मिलता, क्योंकि ऑटो रिक्शा में जो पेट्रोल पे चलती है उससे इसका इकोनॉमिक्स एकदम अच्छा है। और 4-4 लोग बिठा के चल रहा है, 1000 1,500 हजार रोज के मिल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक गरीब के जीवन में रिवोल्यूशन हुआ। तो जो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है और जो 75 साल की हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक पॉलिसी से जो बदलाव है, वो 9 साल की सबसे बड़ी विशेषता है। और इसलिए जो पॉलिसी यही है कि पैसे की कोई कमी नहीं है देश में। और मेरे को तो कोई पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जब करोड़ों में बात करता हूँ, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10, तो बड़े पत्रकार बड़े कॉशियस होते हैं। तो मैंने बोला देखो, आप मेरे 9 साल के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, रिसर्च कर लो, और मैंने कहीं भी एक भी बात नहीं हुई होगी तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगाना। अगर नहीं करना है तो मैं नहीं कहूंगा। तो मेरा अनुभव भी इतना अच्छा है कि मैं अभी कैपिटल मार्केट में हम बीओटी, हाइब्रिड एन्युटी, अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं। तो मैं अभी हमारे एक इनविट मॉडल में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने हमारे एक मॉडल को लॉन्च किया। और लॉन्च करने के बाद इस बार मैंने थोड़ा सा मेरे मन में आया कि अब धनवान लोगों के पैसे से रोड नहीं बनाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा लो प्रायोरिटी पे रखो। अब हम गरीबों के पैसे से रोड बनाएंगे और उनको प्रॉफिट देंगे। और इनविट मॉडल में हमने ये प्रोविजन की कि जो इनविट मॉडल में हमारे बॉन्ड इशू लेगा उसको 8.05% इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा, और हर महीने में उसके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा होगा। आप में से बहुत से लोग रिटायर्ड लोग दिख रहे हैं मुझे, तो जरूर इस मॉडल में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि बैंक के डिपॉजिट में आपको 5.5% मिलेगा, यहाँ 8.05% मंथली, और ट्रिपल रेटिंग है NHAI का। हमारा अभी इनकम 41,000 करोड़ है, और अभी बाद में 1,30,000 करोड़ 4 साल में हो जाएगा। तो कोई पैसे की गारंटी फुल। तो हमने जब ये बॉन्ड इश्यू लाया तो 10 दिन के लिए था, और 10 दिन के लिए था। तो जब मैं थोड़ा गोवा चला गया था परिवार के साथ, कुछ कार्यक्रम भी था, उधर था। तो पहले दिन 7 घंटे में हमारा इनविट बॉन्ड का इश्यू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब विद इन 7 आवर्स। तो वो डर गया हमारा फाइनेंस मैन, वो बोले साहब पैसे आ रहे, जल्दी आओ गोवा मुंबई। बोला ऐसे कैसे जल्दी आओ, बोले बंद करना पड़ेगा, पैसे वापस कैसे करेंगे, 10 दिन ये रहेगा तो कितने पैसे आएंगे। बोला मैं आता हूं। मैं दूसरे दिन सुबह उठ के सब कार्यक्रम करके मुंबई गया, स्टॉक एक्सचेंज गया, वो बेल बजाई, इशू क्लोज किया। तो 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब 7 घंटे में हुआ था। तो प्रॉब्लम यह है कि सरकारी बजट से अभी इसका दूसरा अच्छा उदाहरण बताता हूं, जो हमारी सोच को बदलने वाला है। अगर समाजवादी और कम्युनिस्ट सरकारें रहती तो जिंदगी में ये नहीं होता, क्योंकि उनकी सोच अलग प्रकार की थी। मोदी सरकार की और अटल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की सबसे बड़ी परिवर्तन जो 60 साल की कांग्रेस की इकोनॉमिक सोच थी, और जो अटल जी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सोच है, इसमें जो चेंज है दैट इज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारा कारण है कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट हुई है। अभी एक मथुरा में मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, तो मथुरा में 80 MLD स्लज, गंदा पानी मथुरा में बहुत, माफ करिए मुझे, मैं जब गया हूं तो गंदगी बहुत है। तो मैंने उस समय सोचा कि मैं एक प्रोजेक्ट तैयार करूंगा। तो प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी में तैयार किया। तो वहां मथुरा में रेलवे स्टेशन के बाजू में एक इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। तो मैंने उनको बुलाया कि आपको पानी कितना लगता है, कहां से लेते, बोले यूपी इरिगेशन मिनिस्ट्री से लेते हैं। कितना पैसा देते, बोले 26 करोड़। मैंने बोला मैं आपको पानी देता हूं 5 करोड़ 6 करोड़ कम करके 20 करोड़ में। बोले हमें क्या, कहीं से भी लेंगे, अच्छा पानी मिलेगा तो। और हमने एक हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट डाला। हाइब्रिड एन्युटी में जो प्रोजेक्ट डाला उसमें 40% फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, वो टेंडर जीती और उन्होंने वो प्रोजेक्ट पूरा किया। और पूरा करने के बाद अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, और उसमें 20 करोड़ साल के इंडियन ऑयल पानी खरीदती है, वो जो सीवेज गंदा पानी है अच्छा करके वो रिफाइनरी के लिए 20 करोड़ साल की देती है, और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो अब केवल अगर हम लिबरल अप्रोच में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ और टेक्नोलॉजी सही अपनाकर अगर हम सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट में भी काम करेंगे तो 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। अब 5 लाख करोड़ में ये मैं हवा में बात, मैं अपने शहर से, नागपुर से, मेरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 7 साल से मैं अपने शहर का टॉयलेट का पानी बेच रहा हूं।
और ये महाराष्ट्र सरकार का बिजली जनरेशन कंपनी खरीदती है। आप क्या होगा, हमने टॉयलेट का पानी बेचकर कितना पैसा मिलता होगा? हमारी कारपोरेशन को हर साल 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे टॉयलेट का पानी बेचकर। अब मेरे मन में है कि वो टॉयलेट के पानी से हाइड्रोजन तैयार करना और जो ऑर्गेनिक वेस्ट सेग्रीगेट हुए उससे हाइड्रोजन तैयार करके उससे हम एनर्जी को आयात करने वाले नहीं, हम एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बने। तो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सोच का जो सही अच्छा एक आपका कॉम्बिनेशन है, ये 75 साल में हमारी गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और विशेष रूप से जो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि वेल्थ क्रिएटर जो होते हैं, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, इनके प्रति घृणा थी। कुछ अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं, पर मैं अक्सर ये मानता हूं कि वेल्थ क्रिएटर इज नॉट ओनली ए वेल्थ क्रिएटर, ही इज ए एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। और देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो रोजगार निर्माण करना, और रोजगार निर्माण किए बिना पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ नहीं होगी। और रोजगार निर्माण करना है तो इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस के सिवा होगी नहीं। सरकार की मर्यादा है, कितने लोग पुलिस में लेंगे, कितने लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे? आखिर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 125 करोड़ लोग में। अब इनकी रोजी रोटी कहां से मिलेगी? तो स्वाभाविक रूप से आज हमें जरूरत है कि रोजगार निर्माण करने की, और रोजगार निर्माण के लिए ट्रेड, इंडस्ट्री, बिजनेस डेवलप करने की। वो डेवलप करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, और ये सभी डेवलप होगा जब वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो ये देश में ये हो सकता है। और इसलिए आज सबसे महत्वपूर्ण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके हम इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस को बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, तो देश में हम जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्रधानमंत्री बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वो सपना पूरा होगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मैं ऑटोमोबाइल मेरे पास ही ट्रांसपोर्ट में है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फिलहाल टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ है। इस इंडस्ट्री ने अब तक देश में 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं, और देश में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है। और अभी 1-1.5 महीने पहले मैंने डिक्लेयर किया था कि हमको 5 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। और ये बात कही तो लोग बोल रहे थे कैसे होगा। अभी 2 महीने के पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पर इंडिया था। अब क्या हो गया, जापान को हमने पीछे डाल दिया और हमारा तीसरा नंबर हो गया। और मैं आपको पक्का बताता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 5 साल के अंदर वर्ल्ड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया नंबर 1 पर होगा। मैंने अभी पुणे में चाकण में इलेक्ट्रिक मर्सिडीज का लॉन्चिंग किया, तो जर्मन से वहां के मर्सिडीज के चेयरमैन आए थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी हमने पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हम केवल इलेक्ट्रिक की गाड़ियां बनाएंगे, पेट्रोल डीजल की नहीं बनाएंगे। और उन्होंने मुझे कहा कि हमारी गाड़ियों का कॉस्टिंग हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर इंडिया। अभी हम स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, स्टील, सब ये जो रिसाइकलिंग होगा, ये जो इसके विशेष रूप से सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात जो वित्त मंत्री जी ने की है, तो उसके आधार पर हमारे देश में हम ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की कॉस्ट 30% कम होगी, और नेचुरली वी विल बी मोस्ट कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड। तो इसके बाद आज ही टोयोटो हो, हमारी सुजुकी हो, सबकी यहां से एक्सपोर्ट बढ़ा है। 50% एक्सपोर्ट है हमारा। ये बजाज, टीवीएस और हीरो 2 व्हीलर वाले, इनका 50% एक्सपोर्ट होता है। और 400 स्टार्टअप चालू हुए जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं, कोई बरेली में, कोई फरीदाबाद में, कोई लखनऊ में, और सब अच्छे चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ और लिबरल इकोनॉमिक अप्रोच के साथ इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रही है, जिससे एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा रोजगार तैयार हो रहा है। और वही हमारी सबसे बड़ी इस 75 साल के इतिहास में इस नीतिगत बातों के आधार पर एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है
कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इस अमृत काल की विशेषता यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे ग्रोथ में एग्रीकल्चर में 65% पॉपुलेशन बिलोंग करती है और जीडीपी ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। 22-24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और करीब 52 से 54% सर्विस सेक्टर से है। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। और इसलिए 200 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निकाले गए हैं और 500 ब्लॉक्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। और इनको समृद्ध बनाना, संपन्न बनाना, यहां खेती को समृद्ध संपन्न बनाना, ये सबसे बड़ी टास्क है। और मैं लगातार 2004 से मैं इस विषय पर लगातार काम कर रहा हूं। अब मुझे कॉन्फिडेंस आया है, हमारे आदरणीय नीति आयोग के मेंबर बैठे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब मुझे ये बात पहले क्या है कि कोई भी आउट ऑफ बॉक्स बेचना बहुत कठिन होता है और सरकार को तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि हर आदमी ऐसे ही चलता है वो इधर उधर नहीं देखता। तो आउट ऑफ बॉक्स चीजों को बताने में कठिनाई होती है। पर अब धीरे धीरे ये हुआ है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये सक्सेस स्टोरी बन गई। अब देश में, अब बिहार में भी फैक्ट्री खुल रही है इथेनॉल की। 20% इथेनॉल पेट्रोल में जा रहा है। इसका फायदा क्या हुआ? आज पूरे यूपी में शांति क्यों है? हमारी 179 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां शुगर कैन फार्मर्स डिसाइड करते हैं पॉलिटिक्स को। ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उधर पूरा हमारा महाराष्ट्र का वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उधर कर्नाटक पूरा, मैं अभी बेलगांव में था चुनाव में, 100% शुगर कैन। एक यानी पूरा ऊपर से मैं हेलीकॉप्टर देखता था, कोई दूसरा क्रॉप ही नहीं दिखता था। और शुगर में हम सरप्लस है। हमारे देश में हम 380 लाख टन शुगर तैयार करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट 280 लाख टन है और हर साल 80 लाख टन और बढ़ेगा। तो हमारे पास अगर ऐसी बढ़ती हुई शुगर रहेगी, और ब्राजील में शुगर का रेट 22 रुपए किलो और हमारे यहाँ 32 रुपए किलो, और हमारे पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण उत्तर प्रदेश में हर सरकार आती है, लेना देना कुछ नहीं, पैसे इनको देना नहीं, कुछ नहीं, रेट बढ़ा देते हैं। अब वो इतना इकोनॉमिक्स हो गया, फैक्ट्री बंद पड़ी अब, क्योंकि 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदी करके 99 रुपीज का फिनिश प्रोडक्ट बेच के कोई प्रॉफिट में आ नहीं सकता। इथेनॉल ने बचाया और आज इथेनॉल की इकोनॉमी बनी, जिसके कारण पूरे फार्मर्स आज कम से कम आज कई रोड पर नहीं है और उनको 2 पैसे मिल रहे हैं, उनके गन्ने के पैसे मिल गए। अब हमने इथेनॉल के साथ फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं अगस्त में। वो ऐसा है कि टोयोटो के कैमरी का मॉडल था, तो वो उसमें जो था वो पेट्रोल पे चलती थी, 40% बिजली तैयार करती थी। अब जो टोयोटो, सुजुकी और सबके मॉडल आ रहे हैं, हमारी हीरो, बजाज और टीवीएस की स्कूटर, ऑटो रिक्शा भी आ गई है, केवल इथेनॉल के पंप शुरू करने हैं। वो ऐसा है कि इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर है और इथेनॉल पर 100% अब ये चलेगी, पेट्रोल पे नहीं। तो उसमें क्या होगा कि 60% इथेनॉल पर और वो 40% बिजली तैयार करेगी। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको यह समझा दूं कि 15 रुपए लीटर पेट्रोल के भाव से आपको पेट्रोल मिलेगा, उतना एवरेज जो मिल रहा है आपको, उसका भाव 15 रुपए लीटर पेट्रोल होगा। यानी आप समझ लीजिए कितना बड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज कंज्यूमर को है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनियस। अभी कोयले से मिथेनॉल बना, डॉक्टर सारस्वत इसमें काफी काम कर रहे हैं। मैंने बंगलोर में कर्नाटक स्टेट कॉर्पोरेशन के 20 बसेस को 20% मिथेनॉल ऐड करके चलाए और हमारे यहाँ कोल, लो क्वालिटी का कोल अवेलेबल है। और आपको मुझे पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। मिथेनॉल का वो 25 रुपए और स्वाभाविक रूप से डीजल का 110 रुपए। आप देखो कितना फर्क पड़ता है। और हमारे देश में कोल है और मिथेनॉल के बाद एक डीएमई बनता है और डीएमई हम 20 to 25-30% हम एलपीजी में डालेंगे तो हमारा गैस सिलेंडर 125-150 रुपए सस्ता होगा। तो आज मिथेनॉल की अशोक लेलैंड की ट्रक लॉन्च हो गई। अब मैं आसाम की सरकार के पीछे लगा हूं कि आसाम पेट्रोलियम 100 टन मिथेनॉल रोज बनाता है और मुंबई में आरसीएफ बनाती है। तो जहां जहां मिथेनॉल अवेलेबल है वहां वहां मिथेनॉल पे ट्रांसपोर्ट शुरू करें। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक। अब कोई बोलता ही नहीं मुझे,
पहले पूछते थे रास्ते में गाड़ी चार्जिंग खत्म हो गया बंद पड़ी तो कैसा होगा, ये होगा, इतने लोग सवाल पूछते थे, अब कोई नहीं पूछता। अभी आज ये मेरे यहाँ टाटा के एमडी आए थे, मैं उनके साथ बैठकर एक नया प्लान कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट का, तो ऐसी चर्चा कर रहा था। बोले वेटिंग लिस्ट है, मतलब कैपेसिटी बढ़ाओ। तो आज इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर में वेटिंग लिस्ट आई है। देखो 120 रुपए का पेट्रोल जहां खर्चा होता है वहां 10 रुपए की बिजली, और आपके घर में अगर आपने सोलर पैनल लगा दिए ऊपर और आपके घर में अगर चार्जिंग करना शुरू कर दिया तो 4 रुपए आएगा। तो कितना सेविंग होगा मिडिल क्लास का, हायर मिडिल क्लास का। कार और स्कूटर घर के घर रात को चार्ज हो जाएगी। बसेस आ रही, 5 साल के अंदर देश में आपको डीजल बस दिखेंगी ही नहीं, सब बसेस इलेक्ट्रिक की आएगी, और इससे पोल्यूशन भी कम होगा। और इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसमें हमने लिबरल इकोनॉमी में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व किया है, हाईवे में इन्वॉल्व किया है। हाईवे के बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अनुभव होगा, देश के कहीं भी जाइए। अभी केवल दिल्ली में हम 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं, दिल्ली को डिकंजेस्ट करने के लिए और दिल्ली का पोल्यूशन कम करने के लिए, और ये लगभग दिसंबर तक हो जाएंगे। इसकी लिस्ट है मेरे पास, ये टोटल लिस्ट है 65,212 करोड़। और इसमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि आज दिल्ली से देहरादून मुझे लगता है 8-9 घंटे लगते थे, दिसंबर के बाद 2 घंटे में हवाई जहाज बंद हो जाएंगे देहरादून के। दिल्ली से हरिद्वार 7 घंटे लगते थे, 1.5 घंटे में। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2-2.25 घंटे में, और बेंगलोर से मैसूर पहले 4 घंटे 3.5 घंटे, अभी 1 घंटा 10 मिनट में। तो टोटल चेंज हो गया। और ऐसे हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। ये जो हम कहते थे ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अभी बहुत अच्छी बात हो रही कि मनाली आप लोग गए हैं सब लोग, तो मनाली में रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटा लगता था। अब अटल टनल बनी है 8 मिनट में बाहर, 3.5 घंटा का और 8 मिनट में। वहां से आने के बाद हम 6 टनल बना रहे हैं, बीआरओ और हम मिलकर। हम आएंगे लद्दाख लेह में, फिर आशिया की सबसे बड़ी टनल झोजिला के अंदर बना रहे हैं, -24 -26 डिग्री पर काम कर रहे हैं। और आपको ताजुब होगा, ये हमारी सरकार की विशेषता है कि 4 बार हमने टेंडर निकाला और 5वें बार उसको कैंसिल किया, और 5वें बार 12,000 करोड़ एस्टिमेट कॉस्ट निकाली। और हम 1 साल एसोसिएट करके ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में उनके साथ बैठे, टेक्नोलॉजी में सब बातों में काफी रिसर्च करके काम किया, नई पॉलिसी बनाई, और हमने इस काम में अभी 65 से 70% काम पूरा हुआ। झोजिला टनल में हमने 5,000 करोड़ बचाए, और आज वो झोजिला के बाद झेड़मोर बन गई, झेड़मोर के बाद श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर से हम 18 टनल बना रहे, 14 बन गई, और वहां से फिर कटरा रोड पर आकर डायरेक्ट दिल्ली आएंगे, और दिल्ली से दिल्ली मुंबई आएंगे। अब ये एक तो दिल्ली मैं बहुत कम जानता हूं दिल्ली का, मुझे भी पता नहीं कि ये काम इतना अच्छा था। एक काम हमने किया जो दिल्ली की लाइफलाइन बदल देगा। आप जब पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से आते हो तो पानीपत के बाद पेरीफेरल रोड है, वहां से दिल्ली के डेवलपमेंट प्लान में एक UR2 रिंग रोड था, वो रोड हमने बना लिया, वो DDA का था। ये कहा कि MP मेरे पीछे लगते थे, बोल रहा हमारा काम नहीं है, NH नहीं है, खूब पीछे पड़ा। एक दिन मैंने हाँ कह दिया, वो गले में लटक गया। LG साहब भी उस समय बोले आप ये करा दो, तो वो रोड हमने बनाया। अब लगभग 2-3 महीने में इनॉग्रेट करेंगे। तो 2 घंटे लगते हैं वहां से एयरपोर्ट आने के लिए, 15 मिनट में होगा। और वहां से ये शिव मूर्ति के पास आकर एक वहां शादियां होती है, मैं जानता नहीं उस नाम का। एक दिन इतने फंसा मैंने कसम खाई कि किसकी भी शादी हो इसके बाद यहाँ शादी में नहीं आऊंगा। ऐसा ट्रैफिक जाम, 2.5 घंटा खड़ा अटका था वो। अभी वो रोड बड़ा बन गया, 8 लेन का, और नीचे में 8 लेन, ऊपर में 8 लेन, 16 लेन। और टनल हमने ऐसी बनाई जो खोद के फिर कंक्रीट लगाया, अभी पूरी हो गई, आप कभी देख सकते जाकर। वो डायरेक्ट जाएगी T3 और एक जाएगी वसंत विहार। तो बीच वाला जो ट्रैफिक है, और इधर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, ये भी इतना अच्छा रोड बना है। मुझे याद है एक बार मैं कार्यक्रम में था हरियाणा में, तो मनोहर लाल जी ने मुझे कहा हमारा छोटा सा काम कर दो। मतलब क्या? बोले ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे अटक गया है, 25-30 किलोमीटर है, आप करा दो। तो मैं बोला 25 से 200-300 करोड़ का होगा।
बोला मैं कर दूंगा, आप डिमांड करो मैं कर दूंगा। मैंने घोषणा कर दी। वापस आया तो पता चला ये 10,000 करोड़ का, और वो भी दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच में काफी विवाद और झगड़े थे, वो पूरा हो गया। और वहां से डायरेक्ट हम दिल्ली जयपुर जाएंगे, और अब मैं इस रोड को ई हाईवे में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मेरे जो कंसेप्ट है, जो अभी आज एक रिपोर्ट मुझे मिल गया, कंसेप्ट ये है कि पेरिफेरल जो रोड शुरू होता है वहां से इलेक्ट्रिक केबल होगी, और उसमें 2 या 3 बसें जोड़कर ट्रॉली बस, वो इलेक्ट्रिक केबल पर रेलवे जैसे चलती वैसे चलेगी। 100 किलोमीटर उसकी स्पीड होगी। मैंने कहा सब बिजनेस क्लास की सीट होगी, एयर होस्टेस जैसी कोई होगी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा, लोग सो के जाएंगे, सामने लैपटॉप होगा। और मैंने बोला टिकट डीजल बस से 25% सस्ता होगा, और दिल्ली से जयपुर 2.5 घंटे में होगा। और फिर मैंने उनको कहा कि अब मुझे दूसरा चाहिए कि ये 3 बसेस को 3 ट्रक में कन्वर्ट कर दो, 20-20 टन के, तो इलेक्ट्रिक पे लग के 60 टन का माल भी जाएगा। दोनों भी बन गया, कंपनी का नाम नहीं लेता, दोनों भी बन गया। अब शायद कोशिश है जल्दी हम उसको करें, तो पूरा ई हाईवे बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी देश के ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के लिए आवश्यक है, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है। चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, और विशेष रूप से हमारी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की 12% है। और हमने ये तय किया है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। अभी फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है, कॉपर है पर कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी हमारा सब इंपोर्ट होता है बड़े पैमाने पर। तो इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना ये कब होगा, जब लॉजिस्टिक काम हमने सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए पहली बात तो रोड तो अच्छे बन गए, और इलेक्ट्रिक अगर फ्यूल होगी और उसके साथ अगर सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन आएगी, तो मुझे लगता है कि इससे हम ये कॉस्ट को कम कर पाएंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सिंगल डिजिट यानी 9% पे आएगी, तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा, क्योंकि हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनेंगे। और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हम अच्छी बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमी बनेंगे। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत जरूरी है। मैं अभी तो नहीं हूं, पर मैं मंत्री था तो मेरा एक सपना था कि पानीपत सोनीपत से वाटरवे शुरू करें, और यहां से हमने एक एमपीबीएस सी प्लेन लाया था। तो सी प्लेन का मतलब ऐसा था कि वो पानी पे भी उतरता था, एयर स्ट्रिप पे भी उतरता था। मैं खुद उस प्लेन पे बैठकर मुंबई के समुद्र में उतरा हूं। बाद में वो प्लेन हमारे सरदार पटेल स्मारक जो है सरदार सरोवर के, वहां भी ट्रायल हुई, कुछ दिन चला। तो वो एमपीबीएस सी प्लेन गंगा में चलाने की बात थी। अब हमने पूरा वाराणसी से हल्दिया बनाया, 3 मीटर का ड्राफ्ट, हल्दिया से बंगाल की खाड़ी, फिर ब्रह्मपुत्रा में पूरा 3 मीटर का ड्रेजिंग करा दिया, बराक में करा दिया। तो मुझे सुषमा जी तब थी, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी, तो उन्होंने कहा कि आप वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है और आप नितिन जी को उनको कहेंगे तो हम बांग्लादेश में जोड़ दो, तो हमारा ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा। तो मैंने सुषमा जी को पूछा, तो उन्होंने कहा देखो नितिन, ये हमारी फ्रेंडली कंट्री है, ये हो सकता है क्या? बोला आप बोलोगे तो क्या नहीं हो सकता, आप बोल दो। बोले हाँ। मैं पूरा बांग्लादेश में घुस गया और पूरा मुंगली पोर्ट तक ड्रेजिंग कर दिया, तो वो ब्रह्मपुत्रा का वाटरवेज पूरा हो गया। अब ये वाटरवेज में ऐसा है कि 10 रुपए अगर रोड की कॉस्ट है, 6 रुपए रेलवे की है, तो 1 रुपया वाटरवेज की है। और वाटरवेज में मरीन इंजन अगर मिथेनॉल के बेस पर आ जाएगा तो और 50 पैसे पे आएगी, तो पूरा लॉजिस्टिक बदल जाएगा। कुछ शुरुआत हुई है और गति से उसको करने की आवश्यकता है। तो हमारे देश की इकोनॉमी को सबसे पहले हमको एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में स्वाभाविक रूप से अब डायरेक्ट तो नाम लेना उचित नहीं होगा, पर एक बात जरूर है कि जो लोग कुछ देशों से डील कर रहे थे, अब वो लोग अभी उनसे डील करना नहीं चाहते। वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी और बड़े बड़े देश अब हिंदुस्तान के साथ डील करना चाहते हैं, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारी कॉस्ट बराबर करें, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करें। हमारे पोर्ट हमने अच्छे डेवलप किए, और उसके आधा मैं जब था तो हमारे पोर्ट को हमको 6,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ। बहुत अच्छे पोर्ट है, और इसलिए आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाने में अगर कामयाब होंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत भी बनेंगे और वर्ल्ड की नंबर 1 की
इकोनॉमी बनेंगे, जो आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी करके हमारे बारे में कहा जाता है, जो वर्ल्ड में हम 5वें नंबर पर है। अब उसमें तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि इसी प्रकार के गति से अगर 5 साल बढ़ेंगे तो हम 2-3 के इसमें आ जाएंगे, और फिर हमारे इसके कारण निश्चित रूप से हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसलिए जो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर, ये हमारे लिए सबसे, एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल, उसके साथ हमने एक अध्ययन किया कि इसको इकोनॉमी को बढ़ाना है तो हमने टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री भी बार बार कहते कि टूरिज्म कैसे बढ़े, तो टूरिज्म में प्रॉब्लम क्या है, रोड ही अच्छे नहीं। अभी हमने 22,000 करोड़ का बुद्ध सर्किट, जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां वो रहे, जहां उनका देहावसन हुआ, सब गांवों को 4 लेन रोड से ऐसा चकाचक जोड़ दिया। अब पूरे इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, काफी टूरिस्ट वाराणसी भी आते हैं और देश में आने लगे और बुद्ध सर्किट में घूमने लगे। फिर हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 12,000 करोड़ का बनाया। पहले 6 महीना जाना होता था, अब साल भर जा सकते हैं। अभी मुझे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, एक पुराना रोड हमने थोड़ा ठीक किया है जो मुजफ्फरनगर से जाता है, तो उन्होंने कहा हमारा ट्रैफिक दुगना हो गया, अपना टूरिज्म दुगना हो गया। इसका मतलब जब नया हाईवे बनेगा, अब दिल्ली से 2 घंटे में, आजकल लोग मुझे दिल्ली के आने लगे, अलाइनमेंट थोड़ी बताओ ना कहाँ है, मतलब क्यों, बोले मैंने सुना कि देहरादून से मसूरू में एक टनल बना रहे हो आप, वो कहाँ से जा रही, बोले तुम क्यों इतना पूछ रहे हो, नहीं बोले उसके आजू बाजू प्लॉट खरीदते जा। अरे 2 घंटे में मसूरी में रहेंगे और 2 घंटे आएंगे तो लोग बोलेंगे ठंडी हवा खाओ, वहां जाओ, इधर 2 घंटे में आ जाओ। वैसे दिल्ली में इधर से उधर जाने के लिए 1.5-2 घंटे लग रहे हैं, तो वो करेंगे। तो आज स्वाभाविक रूप से टूरिस्ट डबल हो गए, तो 49% एक्सपेंडिचर जो टूरिज्म में वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए होता है। तो पहली बात तो है कि हमने ये महाराष्ट्र में एक पालकी मार्ग बनाया 12,000 करोड़ का, पंढरपुर से देव आनंद, और जितने रिलीजियस श्रद्धा स्थान थे मैंने उसके पूरे नाम निकाले, जैन, बौद्ध, हमारे गुरुद्वारा, मस्जिद, सबके। अब शायद आप लोग ढूंढ लो कि कौन सा रहेगा कि जिसको अच्छा रोड नहीं है, और हम पूरे रोड बना दिया। अभी मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, वो काम अगले अप्रैल तक होगा ऐसा लगता है, पर बहुत कठिनाई है कि पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जाना 85% रोड पूरा हुआ है। बहुत कठिन है, -26, -28 डिग्री टेम्परेचर है। बीच में काम बंद पड़ा, वो बोरिंग मशीन लेके जानी थी, फिर एयरफोर्स से बात करके हेलीकॉप्टर में उसके पार्ट डाल के उसको डलवा कर भेजा। कुछ काम हुआ है, आखिरी स्टेज का काम है। तो आपको नेपाल और चाइना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदुस्तान से ही पिथौरागढ़ से हम डायरेक्ट आखिरी के 7-8 किलोमीटर केवल चाइना में जो रोड वहां है, और वहां से डायरेक्ट मानस सरोवर जा सकेंगे। और हिंदुस्तान के सब लोग मानस सरोवर जाना चाहते हैं तो एक मार्ग खुल जाएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हम वहां रोपवे भी बना रहे हैं केदारनाथ में, और रोड भी बना रहे हैं, ऑल सीजन रोड। अभी 6 महीने यात्रा होती है, इसके बाद 1 साल होगी। अब थोड़ी बहुत अड़चने आती है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम एंटी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं, हमने अभी तक 68,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। अभी 15 दिन पहले एक दक्षिण के फिल्म एक्टर है, विलन है, सयाजी शिंदे करके, पॉपुलर है, वो ये काम ही करते हैं मिशन में, मैंने उनको साथ लिया। और औरंगाबाद के पास पैठन में हमने 51 ट्री जो 100 साल पुरानी बड़ के पेड़ थे, उसको हमने प्लांटेशन सक्सेसफुली किया। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 12,000 ट्री का ट्रांसप्लांटेशन किया, और 3,87,00,000 3 मीटर के पेड़ लगाए। अब हमने बांबू का क्रैश बैरियर कर दिया, पहली बार वर्ल्ड में हमने जो बांबू है उसका क्रैश बैरियर अप्रूव होगा। अभी एक जगह बन गया, सब जगह पर हम बना रहे हैं ताकि इको फ्रेंडली हम बने। हमने दिल्ली के 3 कचरे के माउंटेन है, अभी गाजीपुर का 8 मीटर माउंटेन खाली चला गया, क्योंकि दिल्ली के रिंग रोड में UR2 में हमने 30 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। मैं दिल्ली मेरठ के समय डालना चाहता था, बहुत कोशिश करता रहा, पर किसने सैगरे, उसी विवाद में आखिर रोड हो गया पूरा। तो अब हम लोग अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में 30 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। तो स्वच्छ भारत अभियान में हमने कचरे में वैल्यू क्रिएट कर दी, वेस्ट टू वेल्थ।
मैं दो फिलॉसफी की अक्सर चर्चा करता हूँ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। और दूसरी बात आग्रह से कहता हूँ, नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate vision of the leadership. It is depending upon the appropriate technology that you can convert waste into wealth. तो अभी हम 7% प्लास्टिक डांबर में डाल रहे हैं। रबर के वेस्ट टायर इंपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी, मैंने एनवायरमेंट मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया, इंपोर्ट की परवानगी है, उसका प्लास्टिक रबर पाउडर निकालते हैं। और बिटुमिन का भाव 50 रुपए किलो लीटर, 50 रुपए किलो, और ये भी 30 रुपए 25 रुपए किलो। अब 15% हमने अलाउ कर दी, तो इसके कारखाने खुल गए, तो आज हमारी कॉस्ट भी बच गई। अभी इसके साथ हमने अभी नया आया है कि हमारी जो देहरादून का इंस्टीट्यूट है वो और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये बिटुमिन से ये राइस स्ट्रॉ से, परली से बिटुमिन बनाया। परली इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर दिल्ली। अभी पानीपत में एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो इंडियन ऑयल ने शुरू किया है, कि 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमिन। अब उन्होंने मुझे कहा कि बायो बिटुमिन नहीं बनाएंगे। मैंने बोला क्यों? बोले अब इसको हम बायो एविएशन फ्यूल बनाएंगे। अब वर्ल्ड में कानून आ रहा है कि आपको 2% पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 2% बायो एविएशन फ्यूल डालनी पड़ेगी, तो हम वो बनाएंगे और वर्ल्ड में जितने बाहर के विमान आएंगे उनको यहां से देंगे। तो अभी परली से बायो एविएशन फ्यूल बन रही। अब उसमें उन्होंने जो बायो बिटुमिन का मुझे दिया वो अप्रूव हो गया टेक्नोलॉजी। मेरी कल्पना है कि बायोमास, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और ये परली, कॉटन स्ट्रॉ, विट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इससे हम बायो सीएनजी और बायो एलएनजी के भी प्लांट आ रहे हैं। 135 प्लांट आ रहे हैं और 28 चालू हो गए, जो सीएनजी और एलएनजी बनाएंगे। और उसके साथ ये हम बायो बिटुमिन बनाएंगे। हमारे देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरीज देती है और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा इंपोर्ट करने के बजाय ये किसानों को हम 25 लाख का यूनिट देके जितना बनेगा उतना हम खरीद लेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट है। तो नेचुरली किसान उससे संपन्न और समृद्ध होंगे। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एग्रीकल्चर, रूरल सेक्टर को कैसे अच्छा करना, टूरिज्म का उपयोग करके नई एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करना, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे स्मार्ट विलेजेस है, स्मार्ट सिटीज है, वैसे स्मार्ट विलेजेस कैसे तैयार करना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाकर, रोड अच्छे बनाकर वहां डेवलपमेंट कैसी लाना। मैं बहुत बार एक बात का जिक्र करता हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात को दोहराते रहता हूं, कि उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। प्रॉस्पेरिटी रोड से आती है। और अब अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा जाइए, इतने रोड बन रहे हैं, आप कहीं भी जाइए, किसी को भी पूछो बताएगा नहीं अच्छे रोड बन रहे, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे बन रही, जिसके कारण बड़े प्रमाण पर टूरिज्म बढ़ रहा है, लोगों को सुविधा प्राप्त हुई है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, ट्रेड बिजनेस बढ़ रहा है, मल्टी मॉडल। हम 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, 260 रोप वे, केबल कार, फैनिकुलर 1,30,000 करोड़ की बना रहे हैं। हम लोग 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं, जिसमें डायरेक्ट 170 का काम शुरू है। इसमें हेलीकॉप्टर उतर सकता है, ड्रोन उतर सकता है। हमने ये सोचा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, फिर ड्रोन टैक्सी होगी, 4 लोग सामान लेके उसमें बैठेंगे, उससे उड़ेंगे और गुड़गांव के उधर जाके उतरेंगे। जैसे मैंने कहा, ये दिन दूर नहीं है, अभी 200 किलो तक हो गया ड्रोन, मैंने ही लॉन्च किया था। अब वो थोड़ा बढ़ जाएगा तो ये शुरू हो जाएगा ड्रोन टैक्सी का। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उपयोगी होगी, उसका उपयोग करके पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करते हुए हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को कैसे एक्सेलरेट करें, ये हमारी ये 75 साल की सबसे बड़ी विशेषता रही है। सरकार के बजट का तो अभी 2,70,000 करोड़ मेरा बजट है, पर मैं 5 लाख करोड़ के काम करता हूँ, इसका काम मॉनिटाइजेशन करता हूँ। तो मुझे यही लगता है कि अब इस प्रकार से गति बढ़ेगी, और गति बढ़ने के बाद इसके कारण एक दूसरे से एक चीज जुड़ी हुई है। और एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, इसमें भी हमने जो कोशिशें की है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज 650 बन रहे हैं, IIT, IIM बन रहे हैं,
इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ रही है, स्किल डेवलपमेंट को स्पेशली विशेष रूप से काफी प्रोत्साहन दिया गया है। तो ये जो एक पॉलिसी दूसरे पॉलिसी को मदद करती है, उसी के कारण इकोनॉमी निश्चित रूप से ग्रोथ बढ़ती है और उसी के कारण हम लोग संकटें आती हैं। बीच में कोविड के कार्यकाल में बहुत संकटें आई। आज फार्मास्यूटिकल में कोविड की विशेष रूप से जो हमने जिस प्रकार से काम किया, आज वर्ल्ड में हमारा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि कुछ कमियां हैं, जैसे अभी विशेष रूप से सेमीकंडक्टर के प्रॉब्लम है। हमारी वॉशिंग मशीन से लेकर तो हवाई जहाज तक, कार स्कूटर, सब जगह सेमीकंडक्टर के प्रॉब्लम है, शॉर्टेज था। तो इंटेल के चेयरमैन आए थे यहाँ, अमेरिकन है वो, तो मैं और हमारे आईटी मंत्री और उनके साथ मीटिंग हुई और जब मैंने उनको ऑटोमोबाइल सेक्टर का बताया तो बोला इतना डेवलपमेंट पोटेंशियल है। मैंने बोला इंडिया ही है डेस्टिनी, तो आप कैपेसिटी बढ़ाओ। तो आज वो भी बढ़ा रहे और हमने भी स्पेशल पॉलिसी तैयार की है। तो मुझे लगता है कि ये जो 75 साल का हमारा इतिहास है, इसमें अब किसने क्या किया और क्या नहीं किया, इसमें टीका टिप्पणी करने में, विवाद करने में कोई मतलब नहीं है। लेट अस थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज, फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमको अंत्योदय के साथ और उसके साथ भूटान के प्रधानमंत्री ने कही हुई हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स के साथ जोड़कर, जो हम ही कहते हैं सर्वे पे सुखे न संतु, तो हमारी बात है वो। और इसलिए वी नीड टू आइडेंटिफाई सेक्टर वाइज कि इनके डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स क्या क्या हो सकते हैं, किसान के क्या हो सकते हैं, सरकारी कर्मचारी के लिए क्या आवश्यकता है, हमारे युवाओं की क्या आवश्यकता है, महिलाओं की क्या है। तो केवल इकोनॉमी को अच्छा करने से नहीं होगा। मैंने हमारे घर पर ये G20 के लिए, मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, तो मैंने एक फाउंटेन बनाया। तो मुझे कल्पना ही नहीं थी कि वो एक फाउंटेन मैंने फुटाला में बनाया जो वर्ल्ड का नंबर 1 का बना। वो फाउंटेन बहुत ही सुंदर है, आप जरूर आइए। उसकी कमेंट्री अमिताभ बच्चन की अंग्रेजी में है, हिंदी में गुलजार साहब की है, मराठी में नाना पाटेकर की है, संगीत AR रहमान का है, अभी वीडियो उसका है। और उसके वो जो फाउंटेन उसका आर्किटेक्ट फ्रांस का है और 5 ऑस्कर विनर उसमें है। और एक रेवती करके कन्नड़ तमिल के अभिनेत्री, उसको हमने काम दिया था और दुनिया के एक्सपोर्ट को लाया। तो फिर मुझे लगा कि फाउंटेन खूब पॉपुलर हुआ। 4000 लोगों की गैलरी है, 11 मंजिली बिल्डिंग पार्किंग की बनाई ऑटोमेटिक, और उसमें से हर मंजिले पे फूड मॉल्स है, 25 रेस्टोरेंट है 5-5 में। फिर वहाँ उसके ऊपर एक बड़ा रिवॉल्विंग थिएटर रेस्टोरेंट है, 4 मल्टीप्लेक्स है, उसके बाजू में एक गार्डन है। मुझे थोड़ी पैशन है, मेरे और मित्र ने हमने 950 कमल की जाति इकट्ठा की, हमारी नर्सरी खोली। मैंने अपने MP फंड से पैसे दिए और 5,500 गुलाब लाए। ये जो वैनकोर में जो बुचर गार्डन है, वैसा गार्डन बनाने का एक पागल पर हमारे पर हावी हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं। 5,500 गुलाब है, इतना सुंदर। वहां तो लोग मुझे लगे, तो मुझे बोले यहाँ फाउंटेन बनाओ। तो एक छोटा सा फाउंटेन है, 25, 30, 40 लाख रुपए खर्चा किया, कॉर्नर पर है, और रोज रात को हजारों लोग आते हैं, सेल्फी निकालते हैं। मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि इतने बड़े प्रमाण पर लोग रोज आएंगे और रोज पुलिस लग गई। वहां एक नई मुसीबत आ गई चौक में, रोज बच्चों को लेके फोटो और फाउंटेन, पानी लाल पीले रंग से, इतने खुश हो गए लोग। यानी गरीब लोग थे, उनको मैंने फिर ध्यान में मेरे आया कि इनको शाम को कहीं जाने के लिए अच्छी जगह चाहिए, अच्छे क्वालिटी का सस्ता फूड चाहिए, वो मजबूरी से रास्ते पे खा रहे हैं। तो छोटा छोटा ये जो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू रूरल, गांव गरीब मजदूर किसान सबका लेकर तैयार करके हम सबको सुखांक कैसा बढ़ाए और हम इकोनॉमी की ग्रोथ को कैसे बढ़ाए, इसका लगभग ये अटल जी के समय शुरुआत हुई, मोदी जी के नेतृत्व में नई सोच की शुरुआत हुई, उसके परिणाम मिलना शुरू हुआ। और इस 75 साल का इस अमृत महोत्सव के बाद आने वाला समय गौरवशाली है। मुझे कभी लगता है कि विवेकानंद जी दृष्टा थे। उन्होंने जो अमेरिका में कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी, 19वीं सदी जो थी अंग्रेजों की थी, सब जगह यूनियन जैक था, 20वीं सदी जो थी अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर करके सभी दृष्टि से दुनिया के सामने आई। पर अब मुझे विश्वास लगने लगा है 75 साल पूरे होने के बाद कि 21वीं सदी जो है वो हिंदुस्तान की है और भारत की है। और निश्चित रूप से
ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट, ये सब बढ़ेगा। पर इसके अलावा हमारे पास और एक चीज बहुत बड़ी है, वह है इतिहास, संस्कृति और विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, योग विज्ञान, आयुर्वेद जैसी अनेक बातें ये एडिशनल है। और इधर भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक वैल्यूज और जीवन मूल्यों के साथ दोनों का मिश्रण करके हम विश्व गुरु बन सकते हैं, विश्व को दिशा दे सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे देश में है और आप जैसे और हमारे जैसे लोगों के मन में यही सपना है। इस अमृत काल से ये सपने का अब उड्डान शुरू हुआ है। आगे 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 देखो क्या होता है। ऐसा मुझे लगता है अभी तक हुआ ये तो ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। तो निश्चित रूप से बहुत सी बातें आगे होगी। मैंने कुछ रोड का ज़्यादा बताया नहीं, आप जहाँ जहाँ जाओगे आप तो रोड देखोगे तो आपको पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, sir, for sharing the secrets of remarkable achievements this country has witnessed under your able leadership. थैंक यू सर, थैंक यू।